हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सरफेस केमिस्ट्री का नया लेक्चर और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बच्चों कोलॉइड की प्रॉपर्टी के बारे में। कोलॉइड की प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करने वाले हैं, कोलॉइड की प्रॉपर्टी के बारे में। तो कोलॉइड कैसे बनता है, शुद्धिकरण की विधि क्या है, वो हम पढ़ चुके हैं। शुद्धिकरण की विधि के अंदर हमने अपवन पढ़ा था, वैद्युत अपवन पढ़ा था। आज हम शुद्धिकरण की विधि में एक और विधि पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन। क्या बोलते हैं बेटा? अति सूक्ष्म निस्यंदन। ठीक है, तो ये अति सूक्ष्म निस्यंदन क्या होता है ये हम देखते हैं। ये देखो, आपको निस्यंदन पता है? निस्यंदन क्या होता है? निस्यंदन क्या होता है पता है आपको? निस्यंदन का मतलब होता है बेटा फिल्टर या फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, फिल्टर करना, छानना, साफ करना। हमारे घरों में जो पानी आ रहा है उस पानी को हम क्या करते हैं? पहले साफ करते हैं, छानते हैं उसको, उसके बाद उसका सेवन करते हैं। तो पानी को जिस प्रकार से छाना जाता है, छानना मतलब कि निस्यंदन। क्या बोलते हैं इसको? निस्यंदन। लेकिन यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन क्या है? अति सूक्ष्म निस्यंदन मतलब यहाँ पे कुछ छानने के बारे में कुछ बातें आने वाली है। यहाँ पे इसका मतलब जो भी बातें आएंगी वो छानने से संबंधित आएंगी। चलो, तो क्या है? एक ऐसा प्रकरण है जिसमें विशेष रूप से निर्मित फिल्टर पेपर। अब आपको पता है कि भैया छानने के लिए हम फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप में से कई लोगों ने प्रयोगशाला में काम किया हो तो प्रयोगशाला में आपको एक फिल्टर पेपर देखने को मिलता है। उस फिल्टर पेपर के अंदर छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो बस उसी फिल्टर को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो भैया अति सूक्ष्म निस्यंदन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें विशेष रूप से निर्मित फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। विशेष रूप से निर्मित फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं और ये फिल्टर क्या करेगा? कोलॉइड कणों के अलावा सभी पदार्थों के लिए पारगम्य होता है। तो भैया हम क्या करते हैं? फिल्टर का ऐसा कोण बनाते हैं और इस कोण के अंदर हम डालते हैं किसको? कोलॉइड को। तो इस कोलॉइड के अंदर जाने पर इस फिल्टर में यहाँ पे बहुत सारे छिद्र होते हैं बेटा। फिल्टर के अंदर यहाँ पे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। फिल्टर के अंदर होते हैं छिद्र। अब समस्या क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो फिल्टर होता है ना उसमें बाहर यहाँ छिद्र होते हैं, फिल्टर में छिद्र होते हैं छोटे छोटे। तो क्या होता है कि ये जो फिल्टर होता है ना ये कोलॉइड कणों के अलावा अन्य सभी पदार्थों के लिए पारगम्य होता है। तो जितने भी कोलॉइड है, कोलॉइड के कण यहाँ से आर पार नहीं जा सकते। ये छिद्र इतने बड़े हैं कि कोलॉइड के कण से आर पार नहीं जा सकते। लेकिन कोलॉइड के अलावा जो दूसरे छोटे छोटे कण होंगे ना, ऐसे कण जिनका आकार बहुत छोटा, दूसरे जितने भी छोटे छोटे कण हैं उन छोटे छोटे कणों को यहाँ से आप पारगमित कर सकते हो। छोटे छोटे कण इससे आर पार जा सकते हैं, लेकिन कोलॉइड के जो बड़े कण हैं, ये कोलॉइड के बड़े कण इससे आर पार नहीं जा सकते। बात समझ में? तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि यहाँ पे ऐसे फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि कोलॉइड के कण तो आर पार नहीं जा सकते, लेकिन कोलॉइड में जितनी भी अशुद्धियां हैं, जो छोटे छोटे कण हैं, वो इससे आर पार जा सकते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ पारगम्य होते हैं। और कोलॉइड विलयन में उपस्थित विलायक और घुलनशील विलय को पृथक कर सकते हो। इस प्रकार से हम कोलॉइड विलयन में उपस्थित विलायक और घुलनशील विलय को हम पृथक कर सकते हैं। कोलॉइड कण सामान्य निस्यंदक पथ से गुजर सकते हैं क्योंकि इनके रंध्र बहुत बड़े होते हैं। अब देखो, यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई कि हाँ भैया यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है कि भैया एक फिल्टर पेपर लेंगे, हम उस फिल्टर पेपर के अंदर अशुद्ध कोलॉइड को डालेंगे। अशुद्ध कोलॉइड को जब भी इस फिल्टर पेपर में डालेंगे तो एक बात तो तय है, एक बात तो तय है कि यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाली है, ऐसा कुछ होने वाला है कि अशुद्धियां तो बाहर निकल जाएंगी और कोलॉइड के बड़े कण यही रह जाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला है। और जैसे अशुद्धियां बाहर आएंगी तो कोलॉइड क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अब लेकिन इस प्रोसेस को करने के लिए समस्या क्या आती है मैं आपको बताता हूँ। जो आपका फिल्टर पेपर है, ये फिल्टर पेपर के जो छिद्र होते हैं ना वो इतने छोटे छोटे नहीं होते। फिल्टर पेपर के छिद्र, सामान्य फिल्टर पेपर के छिद्र जो होते हैं वास्तव में बहुत बड़े बड़े होते हैं। सुनना बड़ा ध्यान से, फिल्टर पेपर के छिद्र अगर इतने छोटे छोटे होंगे तब तो कोई समस्या नहीं। फिल्टर पेपर के छिद्र अगर इतने छोटे छोटे हैं कि कोलॉइड उनसे आर पार नहीं हो सकता तब तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिल्टर पेपर जो होता है ना, इस फिल्टर पेपर के छिद्र इतने छोटे छोटे शुरुआत में नहीं होते। फिल्टर पेपर के छिद्र इतने छोटे छोटे नहीं होते। वास्तव में फिल्टर पेपर के जो छिद्र होते हैं, वास्तव में इस फिल्टर पेपर के जो छिद्र होते हैं, ये फिल्टर पेपर के छिद्र बड़े बड़े होते हैं। फिल्टर पेपर जो होता है उसके छिद्र बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े छिद्र होते हैं और इतने बड़े छिद्र होते हैं, और इतने बड़े छिद्र होते हैं, इतने बड़े छिद्र होते हैं कि भैया ये कोलॉइड के कण भी यहाँ से निकल जाएंगे। छोटे छोटे कण तो निकल जाएंगे, लेकिन अब समस्या क्या है कि कोलॉइड के कण है ये भी यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो भैया ऐसे फिल्टर का क्या फायदा कि भैया छोटे छोटे अशुद्धियां तो निकल गई हैं और कोलॉइड भी बाहर निकल गई। तो अगर कोलॉइड के कण भी बाहर निकल गए, छोटी छोटी अशुद्धियां भी बाहर निकल गई, तो कोलॉइड को आप छानोगे कैसे? उसको आप शुद्ध कैसे करोगे? तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि भैया फिल्टर पेपर हम यहाँ पर जो यूज करते हैं, जो निस्यंदक पत्र मतलब कि फिल्टर पेपर हम यहाँ यूज करते हैं, उस फिल्टर पेपर के जो रंध्र होते हैं वो बहुत बड़े आकार के होते हैं, इतने बड़े कि उसमें से कोलॉइड भी निकल जाता है। ये ध्यान रखना। किंतु कोलॉइड को निकालने से रोकने के लिए निस्यंदन को कोलॉइड में संसेचित कर उसके रंध्रों का आकार छोटा किया जाता है। अब देखो, अब क्या कहते हैं, एक बात तो श्योर है कि यहाँ पे छिद्र इतने बड़े बड़े हैं कि कोलॉइड कण यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। इसके छिद्र इतने बड़े बड़े हैं कि कोलॉइड कण यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तो आप कोलॉइड को छान नहीं पाओगे, कोलॉइड को आप छान नहीं पाओगे। तो अब ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि हम इस फिल्टर के रंध्रों का आकार क्या करें? छोटा कर दें। अगर रंध्रों का आकार छोटा कर देंगे तो कोलॉइड के कण आर पार नहीं जाएंगे और उनको आप आसानी से छान सकते हो। छोटे छोटे कण ही बाहर जा पाएंगे, कोलॉइड के कण बाहर नहीं जा पाएंगे। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब कोलॉइड के रंध्रों का, अब फिल्टर पेपर के रंध्रों का आकार हमको क्या करना है? छोटा करना है। तो फिल्टर पेपर के रंध्रों का आकार छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं? फिल्टर पेपर को कोलोडियन में मिलाते हैं। किसमें मिलाते हैं? कोलोडियन में मिलाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जिस भी फिल्टर पेपर के छिद्रों को हमें छोटा करना है उसको हम कोलोडियन नाम के एक विलयन में डुबाते हैं। किसमें डुबाते हैं? कोलोडियन नाम के विलयन में डुबाते हैं। अब आप बोलेंगे कि यार ये कोलोडियन क्या बीमारी? तो बेटा कोलोडियन एक ऐसा विलयन है जिसमें अल्कोहल, ईथर इन दोनों का मिश्रण होता है और उसमें नाइट्रोसेलुलोज का 4% विलयन बना होता है। तो कोलोडियन एक ऐसा मिश्रण है जिसमें अल्कोहल, ईथर और 4% नाइट्रोसेलुलोज का मिश्रण उपस्थित होता है।
और ऐसा करने पर हमको मिलता है कोलोडियन। इसी कोलोडियन के अंदर हमको डुबाना है क्या? फिल्टर पेपर। क्यों डुबाना है? ताकि जो फिल्टर पेपर के बड़े बड़े छिद्र हैं उनको छोटे छोटे छिद्रों में तोड़ा जा सके। एक अति सूक्ष्म निस्यंदक पत्र को एक कोलोडियन विलयन में भिगोकर फॉर्मेल्डिहाइड में कठोर बनाकर अंत में सुखाकर बनाया जा सकता है। अब भैया हमने क्या किया? जो फिल्टर पेपर जिसके छिद्र बड़े बड़े थे उसको हमने किसमें डाला? सबसे पहले उसको हमने सबसे पहले कोलोडियन के विलयन में डाला। कोलोडियन में डालने के बाद उसको हम क्या करेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड के मिश्रण में डाल करके उसको कठोर बनाएंगे, कड़ा बनाएंगे और उसके बाद उसको सुखा करके बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर, ऐसा फिल्टर पेपर यहाँ से तैयार होगा जिससे कि उसके छिद्र क्या हो जाएंगे? ऐसा करने पर इसके छिद्र क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे और भी छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे। अब और भी ये छिद्र छोटे छोटे हो जाएंगे, इतने छोटे कि अब इसमें से कोलोइड नहीं निकल पाएगा। तो कोलोडियन एक ऐसा विलयन है जिसमें अगर आपने फिल्टर पेपर को डाल दिया तो ये फिल्टर पेपर जो है, ये फिल्टर पेपर अब क्या करेगा? कोलोइड के कणों को आर पार नहीं जाने देगा, केवल और केवल अशुद्धियों को बाहर जाने देगा। इस प्रकार से हम कोलोइड का फिल्टर कर सकते हैं, उसको छान सकते हैं। तो ये जो नया बना हुआ है जो फिल्टर है ना, इसको बोलते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदक, बहुत ही छोटे छेदों वाला निस्यंदक। ठीक है, तो इसको कैसे बनाया गया? इसको कोलोडियन में डाला गया है, कोलोडियन में डाल के फॉर्मेल्डिहाइड में भिगोकर उसको सुखाया, तो इससे हमारा अति सूक्ष्म निस्यंदक बन गया। क्लियर? चलो, तो ये ध्यान रखनी है बात। ठीक है, चलो, अति सूक्ष्म निस्यंदन के लिए हम क्या करेंगे? इस प्रकार के अति सूक्ष्म निस्यंदक, अब जो अति सूक्ष्म निस्यंदक पत्र का हमने निर्माण किया, इस पत्र का प्रयोग कर कोलोइड कणों को अन्य पदार्थों से हम पृथक कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अति सूक्ष्म निस्यंदन एक धीमा प्रक्रम है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए इस प्रोसेस की गति को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं, दाब लगाते हैं, चूषण का प्रयोग करते हैं। शुद्ध कोलोइड विलयन प्राप्त करने के लिए निस्यंदक पत्र पर शेष बचे कोलोइड कणों को ताजे प्रक्षेपण माध्यम में विलायक के साथ मिलाकर बनाया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया है भैया, तो ये हमको ध्यान रखें। अब आते हैं भैया कोलोइड के गुणधर्मों पे। कोलोइड का सबसे पहला गुणधर्म है अणुसंख्या गुणधर्म। देखो एक बात तो क्लियर है, कोलोइड के कणों का आकार जो होता है विलयन की तुलना में, कोलोइड के कणों का आकार जो होता है विलयन की तुलना में कोलोइड के कणों का आकार जो होता है वो बड़ा होता है। पता है ना आपको ये बात? विलयन के कणों का आकार छोटा है और कोलोइड के कणों का आकार बड़ा है। विलयन के कणों का आकार छोटा है और कोलोइड के कणों का आकार बड़ा है। अब सीधी सी बात है, एक डब्बे में जहां विलयन के मान लीजिए अगर 100 कण आ रहे हैं, उसी समान आयतन के डब्बे में कोलोइड के कितने कण आएंगे? कोलोइड का आकार बड़ा है तो बड़े आकार के कोलोइड के कण कितने आएंगे? सीधी सी बात है, एक डब्बे में अगर विलयन के कणों का आकार छोटा है तो वो 100 कण आ रहे हैं, तो इनके कणों की संख्या और भी कम होगी क्योंकि कोलोइड के कणों का आकार बड़ा है। अगर इनके कणों का आकार बड़ा है तो यहाँ समान आयतन के डब्बे में अगर विलयन के 100 कण है तो ये बड़े आकार के 50 कण आएंगे। बात समझो, जिस आयतन के बर्तन में आपने यहाँ पर 100 कण ले रखे हैं विलयन के, विलयन के कण छोटे, उसी आयतन के बर्तन में डेफिनेटली विलयन के कणों की संख्या की तुलना में कोलोइड के कणों की संख्या कम ही होगी। तो यहाँ पे कण ज्यादा होंगे और कोलोइड के कणों की संख्या हमेशा कम ही होगी। बात समझ में आई? तो कोलोइड के कणों की संख्या कम क्यों होगी? क्योंकि उसका आकार बड़ा है। और सीधी सी बात है, अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले, अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणधर्म क्या? अणुसंख्यक गुणधर्म। अगर यहाँ पर अणुओं की संख्या कम होगी कोलोइड में तो अणुसंख्यक गुणधर्म के मान भी घट जाएंगे। यहाँ पे अणुओं की संख्या ज्यादा होगी, अणुसंख्यक गुणधर्म के मान भी ज्यादा होगी। तो विलयन की तुलना में कोलोइड के अणुसंख्यक गुणधर्म कम होते हैं, कम कोटि के होते हैं क्योंकि अणुओं की संख्या कम। चलो अगला दूसरा है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव तो आप जानते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा थिएटर हॉल जो होता है, सिनेमा हॉल जो होता है, उसमें आपने एक चीज देखी होगी कि पर्दे पर जो मूवी चल रही है, उस पर्दे पर मूवी जब चलती है तो उस मूवी को चलाने के लिए पीछे से अंधेरे में लाइट निकलती है। आपने देखा होगा कि जो प्रोजेक्टर होता है, पीछे प्रोजेक्टर होता है, तो मूवी कैसे चलती है? पीछे से आपने देखी व्हाइट कलर की लाइट निकलती है, पर्दे पर गिरती है, उस लाइट के अंदर भैया धूल के कण आपने देखे होंगे, देखे ना धूल के कण? तो सिनेमा हॉल में पर्दे पर जो मूवी चल रही है, पर्दे पर जो फिल्म चल रही है, वो प्रोजेक्टर से निकलने वाली लाइट जो है वो उसको चलाने का काम करती है। प्रोजेक्टर से निकलने वाली लाइट क्या करेगी? आपको मूवी दिखाएगी। आप उस प्रोजेक्टर से निकलने वाली लाइट को आप ध्यान से देखना, उसमें धूल के कण जो होते हैं वो धूल के कण घूमने का काम। यही है टिंडल प्रभाव, इसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। कि कोलोइड के कण जब भी, कोलोइड के कणों से जब भी कोई प्रकाश पारगमित होगा तो कोलोइड कणों का जो मार्ग होगा वो चमकीला हो जाएगा। ऐसा समझो, ये है आपका मूवी थिएटर का हॉल, यहाँ पे मान लो पर्दा लगा हुआ है, ये कौन है? पर्दा। आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है भैया, ये यहाँ पे गज्जू बैठा हुआ है। अब यहाँ से मान लो प्रोजेक्टर से लाइट निकली, प्रोजेक्टर से लाइट कहाँ गिर रही है? पर्दे पर गिर रही है। प्रोजेक्टर से लाइट पर्दे पर गिरी, अब यहाँ से लाइट गिरेगी पर्दे, इस पर्दे पर गिरेगी पर्दे पर, तो यहाँ पे चलता रहेगा भाई, हीरोइन डांस करेगी, हीरो भी डांस करेगा, फाइटिंग करेगी, चलता रहेगा। तो आपने देखा होगा यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर आप यहाँ पे बैठे हुए आप देखना इस लाइट के अंदर, इस लाइट के अंदर जितने भी धूल के कण होते हैं वो चमकने लग जाते हैं, प्रकाशमान हो जाते हैं, प्रकाशमान। इसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। तो कोलोइड कणों के मार्ग में आने वाला, इस प्रकाश के मार्ग में आने वाले जितने भी कोलोइड कण चमकीले हो जाते हैं। ये लिखा है, अंधेरे में रखा एक समांगी विलयन प्रकाश की दिशा में देखा जाए तो यह स्वच्छ दिखाई देता है। अगर किसी विलयन की बात करें तो विलयन में ऐसा गुणधर्म नहीं होता। धूल के कण जो होते हैं वो एक प्रकार का कोलोइड है, कोलोइडों में ही ये गुणधर्म पाया जाएगा। जब कोलोइडों पर लाइट गिराई जाएगी तो प्रकाश का पथ जो है, प्रकाश का रास्ता जो है वो उन कोलोइड कणों को चमकीला कर देगा। क्या कर देगा? कोलोइड कणों को चमकीला कर देगा। लेकिन वास्तविक विलयन के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वास्तविक विलयन के कणों का आकार बहुत छोटा है, वो इस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से मैच नहीं करता, तो इसीलिए वो स्वच्छ दिखाई देता है। वहां पे आपको विलयन का जो विलयन के अंदर उपस्थित जो कण है वो कण आपको चमकीले नहीं दिखाई देते। जब प्रकाश गिरता है स्वच्छ दिखाई देते। यदि इसे प्रकाश किरण पुंज की दिशा के लंबवत से देखा जाए तो यह पूर्णतया अदीप्त दिखता है, कुछ भी नजर नहीं आता। ऐसा कोलोइड कणों में लेकिन क्या होगा? कोलोइड कणों को भी इसी प्रकार से पारगमन प्रकाश से दिखा जाएगा तो पर्याप्त स्वच्छ या पारदर्शी दिखा जाएगा। लेकिन जब उन्हें प्रकाश पथ की दिशा के समकोण पर देखा जाएगा, मतलब कि जब आप यहां से देखोगे, ये प्रकाश का पथ कहां है? ये प्रकाश ऐसे जा रहा है और आप ऐसे लंबवत दिशा से देख रहे हो, समकोण पर आप इस दिशा में देख रहे हो 90 डिग्री, समझ रहे हो? तो आप यहां से देख रहे हो, देखो आप यूं देख रहे हो,
यहाँ वाला एंगल इस लाइट की कितना होगा 90 डिग्री। आप समकोण में देख रहे हो इसको 90 डिग्री एंगल पे। तो कोलोइड कणों में क्या होता है, जब भी आप 90 डिग्री एंगल पर देखोगे ना तो प्रकाश का पथ जो होगा समकोण दिशा में देखने पर मंद से प्रबल दूधियापन दर्शाते हैं। तो देखा होगा कि कोलोइड के कण जो होते हैं प्रोजेक्टर जब पर्दे पर गिरता है वो जो धूल मिट्टी के कण जो कोलोइड के कण वो प्रकाशमान हो जाते हैं, दूधियापन। अर्थात प्रकाश किरण का पुंज पारगमन पथ नीले प्रकाश से प्रदीप्त हो जाता है। मतलब कि आप जब यहाँ से लाइट गिराओगे तो कोलोइड कणों का ये जो पथ है ये पथ चमकीला हो जाएगा, नीले से प्रदीप्त हो जाएगा। यह प्रभाव सर्वप्रथम किसने देखा, फैराडे ने, और बाद में इसका विस्तृत अध्ययन किसने किया, टिंडल ने इसका विस्तृत अध्ययन किया। अतः इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। और प्रकाश चमकीला कोण टिंडल शंकु कहलाता है। प्रकाश का चमकीला कोण टिंडल शंकु कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टिंडल शंकु। ये है भैया आपका टिंडल शंकु। ये देखो शंकु शंकु बन रहा है कोण, ये बन रहा है कोण, ये बन रहा है कोण, टिंडल शंकु। तो ये है भैया आपका शंकु। कोण क्या आकार का है, देखो कोण क्या आकार का, देखो कोण क्या आकार का, शंकु, इसी को बोलते हैं शंकु, टिंडल शंकु। टिंडल प्रभाव वास्तव में इस कारण से होता है कि कोलोइड कण प्रकाश को दिक स्थानों में सभी दिशाओं में प्रकीर्णित करते हैं। तो भैया होता क्या है, टिंडल प्रभाव में होता क्या है कि जो लाइट यहाँ पे गिरेगी कोलोइड के यहाँ कण पर प्रकीर्णित होगी। तो यहाँ से आने वाली लाइट इस कोलोइड के कण पर क्या होगी, प्रकीर्णित। ये प्रकीर्णन होगा लाइट का। यहाँ से आने वाली लाइट जो है इस कोलोइड कण पर क्या होगी, प्रकीर्णित होगी। आपको ये टिंडल प्रभाव क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस टॉर्च से आने वाली लाइट इस कोलोइड कण पर क्या होगी, प्रकीर्णित होगी, लिखा है ना। तथा यह प्रकीर्णन कोलोइड परिक्षेपण में किरण के पथ को प्रदीप्त करता है। तो ये सब बातें ध्यान रखना। यहाँ पे देखो ये आपका पिक्चराइजेशन। तो देखो यहाँ से प्रकाश का स्रोत जा रहा है, देखो प्रकाश की लाइट ऐसे शंकु बना रही है, शंकु बना रही है। यहाँ पे कोलोइड देखो प्रकीर्णन हुआ, ये प्रकीर्णन, ये प्रकीर्णन, प्रकीर्णित हुई है। तो प्रकीर्णित प्रकाश, और आप इस प्रकाश के लंब देखो, प्रकाश ऐसे जा रहा है और आप यहाँ से देख रहे हो इसके बीच में कितना कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का। आप यहाँ से देख रहे हो और लाइट से जा रही है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। क्लियर। चलो दूसरा, टिंडल प्रभाव सिनेमा हॉल में पिक्चर के प्रोजेक्शन के समय हॉल में उपस्थित धूल के कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन द्वारा देखा जा सकता है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। टिंडल प्रभाव तभी देखा जा सकता है जब निम्नलिखित दो शर्तें पूरी हों। टिंडल प्रभाव तभी देखा जा सकता है जब ये दो शर्तें पूरी हों। पहली शर्त ये है परिक्षिप्त कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि विलियन में कणों का आकार बहुत छोटा होता है, इसीलिए तो भैया एक सीमा से ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। देखो लिखा है परिक्षिप्त कणों का व्यास, जैसे कि विलियन के कणों का जो व्यास होता है ना वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत कम होता है, इसीलिए वहां पर आपको टिंडल प्रभाव देखने को नहीं मिलता। ये पहला पॉइंट, तो ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक परिमाप में बहुत अधिक अंतर होना चाहिए। दोनों के अपवर्तनांकों में अंतर होना चाहिए। किसके, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इन दोनों के अपवर्तनांक परिमाप में बहुत अंतर होना चाहिए। ये ध्यान रखना। चलो अब बात करते हैं आगे। टिंडल प्रभाव का उपयोग कोलोइड और वास्तविक विलियन में विभेद करने में किया जाता है। ये तो मैं आपको बता चुका हूं, विलियन जो होते हैं टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते, कोलोइड दिखाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके जिग्मोंडी ने 1903 में एक उपकरण जिसे अति सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है उसको बनाने में टिंडल प्रभाव का उपयोग किया। टिंडल प्रभाव एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल करके जिग्मोंडी ने 1903 में अति सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। एक कांच के पात्र में उपस्थित कोलोइड विलियन पर तीव्र प्रकाश किरण पुंज संकेंद्रित किया जाता है। फिर संकेंद्रित प्रकाश किरण पुंज के लंबवत दिशा में अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। प्रत्येक कोलोइड कण अंदर की पृष्ठभूमि में चमकदार तारों के समान दिखते हैं। सब कुछ बता चुका हूं आपको। अति सूक्ष्मदर्शी वास्तविक विलियन के कणों को प्रदर्शित नहीं करता। वही सारी बातें लिखा जो कि मैंने बताई। वास्तविक विलियन के अंदर आपको या वास्तविक अति सूक्ष्मदर्शी वास्तविक कोलोइड के कणों को प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि उनके द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का अवलोकन करता है। अतः अति सूक्ष्मदर्शी कोलोइड कणों के आकार और आकृति के बारे में कोई सूचना नहीं देता। तो ये ध्यान रखना। चलिए अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अगली प्रॉपर्टी है रंग, कलर। कोलोइड विलियन का रंग परिक्षिप्त कणों के द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। मान लो आपने कोई लाइट यहाँ पर गिरी, ये कोलोइड है, मान लो कोलोइड कण पर कोई लाइट गिरी, मान लीजिए कोई लाइट कोलोइड कण पर गिरी, तो ये लाइट को क्या करेगा, प्रकीर्णित करेगा। कोलोइड कण इस लाइट को प्रकीर्णित करेगा। प्रकीर्णित होने वाली लाइट की क्या रहेगी, कुछ विशेष तरंग दैर्ध्य, या तो वॉयलेट कलर की तरंग दैर्ध्य या इंडिगो कलर की तरंग दैर्ध्य, ब्लू, विब्ग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विब्ग्योर में से कोई भी तरंग दैर्ध्य आपको प्रकीर्णित प्रकाश की दिख सकती है। तो इस तरंग दैर्ध्य, प्रकीर्णित प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है उस पर कोलोइड कणों का रंग निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कणों के आकार और प्रकृति पर निर्भर करती है। ये तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, ये कणों के आकार और प्रकृति पर निर्भर करती है। आकार जितना बड़ा छोटा होगा तरंग दैर्ध्य बदल जाएगी। कणों की प्रकृति, कण किस प्रकार के हैं, मतलब कि छोटे आकार में कण है, बड़े आकार में कण है, कोलोइड के कण है, विलियन के कैसे कण है, उन पर निर्भर करती है। कोलोइड विलियन का रंग प्रेक्षक द्वारा प्रकाश को ग्रहण करने की तरीके पर भी निर्भर करता है। मतलब कि उदाहरण के लिए दूध एवं पानी का मिश्रण प्रकीर्णित प्रकाश को देखने पर नीला, दूध और पानी का मिश्रण है प्रकीर्णित प्रकाश को देखने पर, परावर्तित प्रकाश को देखने पर नीला और संचरित प्रकाश में देखने पर लाल दिखाई देता है। परावर्तित मतलब कि परावर्तित समझते हो ना, परावर्तित प्रकाश को देखने पर, और संचरित मतलब कि सीधा निकलेगा, अपवर्तन परावर्तन वो सब आपने पढ़ा होगा। तो परावर्तित प्रकाश को देखने पर नीला और संचरित प्रकाश को देखने पर लाल दिखाई देता है। कलर, सूक्ष्मतम कणों वाले गोल्ड सोल का रंग लाल होता है, जैसे कणों का आकार बढ़ता जाता है, बैंगनी फिर नीला फिर अंत में स्वर्णिम बनता है। ये आपको ध्यान रखना। मतलब कि कोलोइड कणों का जो रंग होता है वो कोलोइड कणों के आकार, उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है और देखने के तरीके पर भी निर्भर करता है। अगला है ब्राउनिंग गति, जिगजैग मोशन, टेढ़ी मेढ़ी गति। तो कोलोइड विलियनों का शक्तिशाली अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाता है। तो कोलोइड विलियन, कोलोइड कण पूरे परिक्षिप्त प्रेक्षक क्षेत्र में लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। तो कोलोइड कण कौन सी गति करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। यह गति सर्वप्रथम ब्रिटिश वनस्पतिज्ञ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले टेढ़ी मेढ़ी गति के बारे में बात की, प्रेक्षित किया, इसलिए इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन निकला ब्राउनी गति। अभी 5.12 मतलब मैं बता दूं 5.12 डायग्राम क्या था, ये ऐसा था, टेढ़ी मेढ़ी गति, ऐसे 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 ऐसे, तो ये टेढ़ी मेढ़ी गति करेगा इस तरह से, टेढ़ी मेढ़ी गति, इसी को बोलते हैं ब्राउनी गति। यह गति कोलोइड की प्रकृति से स्वतंत्र होती है, परंतु कणों के आकार और विलियन की शांता विस्कोसिटी पर निर्भर करती है। ये कणों के आकार और विलियन की शांता विस्कोसिटी पर निर्भर करती है। कणों के आकार और विलियन की शांता विस्कोसिटी पर निर्भर करती है। जितना छोटा आकार होगा, शांता जितनी कम होगी, गति उतनी ही तीव्र होगी। कणों का आकार जितना छोटा, ठीक है ना, आकार जितना छोटा होगा, शांता जितनी कम होगी, गति उतनी ज्यादा होगी, ब्राउनी गति ज्यादा होगी। ब्राउनी गति को परिक्षेपण माध्यम में अणु द्वारा कोलोइड कणों से असमान टक्कर के द्वारा समझाया जा सकता है। ब्राउनी गति विलोडन प्रभाव डालती है। विलोडन प्रभाव का मतलब जो कि कणों को स्थिर नहीं होने देता, इस प्रकार के कोलोइड सोल के स्थायित्व के लिए होता है।
विलोडन प्रभाव का मतलब ये है कि जब कोई कण निरंतर गति करता रहे, नीचे स्थायी बैठने की उसकी नौबत ना आए, लगातार गति करता रहे, वो स्थिर ना हो पाए, तो उसको बोलते हैं विलोडन प्रभाव। तो भैया ब्राउनी गति विलोडन प्रभाव डालती है, मतलब कि इस ब्राउनी गति के कारण कोलोइड कण जो होते हैं वो लगातार चारों दिशाओं में गति करते रहते हैं, बैठते नहीं, वो गति करते थे हमेशा। चलो अगला है कोलोइड कणों पर आवेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्या है, कोलोइड कणों पर आवेश। याद करो कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आप कोलोइड का निर्माण करते हो पेप्टन विधि द्वारा, तो आपको मैंने बोला कि पेप्टन विधि में क्या होता है कि जो भी आपके अवक्षेप के कण हैं आप इसमें मिलाते हो विद्युत अपघट्य, जो भी इसमें पोलर अवक्षेप के कण हैं अवक्षेप के कणों पर आप क्या मिलाते हो, विद्युत अपघट्य मिलाते हो। याद करो मैंने बोला कि अवक्षेप विद्युत अपघट्य का जो भी आयन होगा वो इस कणों पर क्या हो जाएगा, अधिशोषित। तो कणों पर आवेश क्या होता है, अधिशोषित होता है। तो भैया कोलोइड के कणों पर क्या होता है, आवेश अधिशोषित हो गया, और फिर इन सब पर समान आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। जैसे ही प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करने के बाद ये माध्यम में आ जाएंगे। कहां आ जाएंगे, माध्यम में, और फिर ये कोलोइड के समान व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। तो भैया कोलोइड कणों पर क्या उपस्थित होता है, या तो माइनस आवेश उपस्थित होता है, या फिर कोलोइड कणों पर क्या आवेश उपस्थित होता है, प्लस आवेश उपस्थित होता है। ठीक है, तो कोलोइड कणों पर हमेशा विद्युत आवेश रहता है। विलियम के सभी कोलोइड कणों पर आवेश की प्रकृति समान होती है, जो कि धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। कोलोइड के अंदर जितने भी कण हैं सभी पर एक जैसा आवेश होता है, या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, लेकिन एक ही प्रकार के कोलोइड के जितने भी कण हैं उन सब पर समान आवेश होता है। कुछ सामान्य सोल की सूची उनके कणों पर उपस्थित आवेश की प्रकृति यहाँ दे रखी है। ये देखो किस किस पर धनात्मक आवेश होगा वो टेबल में याद रखा है, और किस किस पर ऋणात्मक आवेश होगा वो टेबल में याद रखा है। जितने भी धातुएं हैं कॉपर सिल्वर गोल्ड ऋणात्मक आवेश याद रखना, ये जितने भी सल्फाइड है वो ऋणात्मक आवेश, जितने भी अम्लीय रंजक है इओसिन कांगोइड ऋणात्मक आवेश, और जितने भी स्टार्च गोंद जिलेटिन क्ले चारकोल इन सब पर ऋणात्मक आवेश। तो चारकोल मिट्टी जिलेटिन गोंद स्टार्च नेगेटिव, सल्फाइड नेगेटिव, धातु नेगेटिव, अम्लीय रंजक नेगेटिव, ये सब नेगेटिव। लेकिन पॉजिटिव कौन कौन है, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड, क्रोमियम की ऑक्साइड, आयरन की ऑक्साइड, जितने भी क्षारकीय रंजक है मिथिलिन ब्लू सोल, ये सब किसमें आते हैं, टन। एक बात ध्यान रखना, क्षारकीय रंजक धनात्मक और अम्लीय रंजक ऋणात्मक, अपोजिट है, क्षार वाले धनात्मक और अम्ल वाले ऋणात्मक। रक्त हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड किस प्रकार का कोलोइड है, धनात्मक आवेशित कोलोइड। सर ब्लड भी एक प्रकार का कोलोइड है, हाँ बेटा ब्लड हमारा एक प्रकार का कोलोइड है। ऑक्साइड जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड सोल धनात्मक आवेशित कोलोइड। तो ये सारी कहानी यहाँ पे। चलो अब बात करते हैं आज की कोलोइड कणों पर बराबर एवं एक जैसे आवेश की उपस्थिति कोलोइड विलयन को क्या प्रदान करती है, स्थायित्व। एक बात ध्यान रखना बेटा, कोलोइड कण तब तक स्थायी है जब तक कि उन पर क्या है, आवेश। मान लो अगर इन सब पर आपने आवेश बना दिया माइनस आवेश, जब तक इन पर माइनस आवेश होगा ये स्थायी रहेंगे। जिस दिन इनका माइनस आवेश हट गया, जिस दिन इनका माइनस आवेश हट गया, जिस दिन इनका माइनस आवेश आपने हटा दिया, तो इनका क्या हो जाएगा भैया, इनका हो जाएगा अवक्षेपण। क्या हो जाएगा भैया, अवक्षेपण। तो अभी मैंने आपको कल बताया ना पेप्टन की क्रिया के अंदर जो अवक्षेप है, अवक्षेप पर आप आवेश उत्पन्न करोगे विद्युत अपघट्य मिला करके, तब वो कोलोइड बनेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि कोलोइड के कणों का आवेश हटा दो तो फिर से कहां जाएगा, अवक्षेप में। तो अगर मैंने इस पर आवेश हटा दिया तो किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा अवक्षेप में। अब ये बन चुका है अवक्षेप। तो अवक्षेप तब तक अवक्षेप है जब तक उस पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन जैसे इस पर मैं आवेश लगा दूं कोलोइड, तो कोलोइड कणों पर बराबर एक जैसे आवेश की उपस्थिति उनको क्या प्रदान करती है, स्थायित्व प्रदान करती है, और उस पर समान आवेश के मध्य प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इसीलिए वो एक दूसरे के आसपास नहीं आते, दूर दूर भागते हैं। तो आसपास आकर सम मिलेंगे पुनर्यदि पुंजित होने से, मतलब कि जब उनके बीच में प्रतिकर्षण लगेगा तो प्रतिकर्षण के कारण क्या होंगे, वो विलयन के अंदर माध्यम के अंदर गति करेंगे और कोलोइड का निर्माण होगा। अब देखो अब यहाँ पे कुछ कोलोइड के बारे में बताया कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है, भाई ऋणावेशित कोलोइड कैसे बनता है, धनावेशित कोलोइड कैसे बनता है, कुछ एग्जांपल बताएंगे। क्या देखो, जब सिल्वर नाइट्रेट की अत्यधिक तनु विलयन को पोटेशियम आयोडाइड की अत्यधिक मात्रा में मिलाया जाता है, तो देखो सिल्वर नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड की अत्यधिक, इसको मैंने ले लिया अत्यधिक मात्रा में। जब मैं इसको अत्यधिक मात्रा में लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो इसको अत्यधिक मात्रा में पोटेशियम जो है NO3 के साथ मिलेगा, तो पोटेशियम मिल जाएगा NO3 के साथ, KNO3 बन जाएगा, और ये जो सिल्वर है वो मिल जाएगा आयोडीन के साथ, ये हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिल्वर आयोडाइड का सोल बन जाएगा। अब बात ये है कि यहाँ पर आपने पोटेशियम आयोडाइड ज्यादा मात्रा में रखा है, अगर आपने ज्यादा मात्रा में रखा तो ये क्या निकालेगा, I-, और ये I- लग जाएगा इसकी सतह पर, तो ये कैसा कोलोइड बन जाएगा, ये ऋण आवेशित कोलोइड बन जाएगा। तो ये ज्यादा मात्रा में है तो ऋण आवेशित बन जाएगा। तो यही यहाँ पे हो रहा है, देखो जब सिल्वर नाइट्रेट की अत्यधिक तनु विलयन को पोटेशियम आयोडाइड की अत्यधिक तनु विलयन में मिलाया जाता है, तब अवक्षेपित सिल्वर आयोडाइड परिक्षेपण माध्यम में आयोडाइड आयनों को अधिशोषित करके ऋण आवेशित कोलोइड सोल बनाता है। तो ध्यान रखना, जब भी आपको KI की अत्यधिक मात्रा दी जाए, इसकी मात्रा अगर ज्यादा हो तो ऋण आवेशित सोल बनेगा, और अगर आपको KI विलयन में AgNO3 ये अगर ज्यादा मात्रा में दिया जाए तो भैया इसका धनात्मक सोल बनेगा। बहुत सिंपल है, अगर ये ज्यादा होगा तो ऋणात्मक कोलोइड, और अगर ये ज्यादा होगा तो धनात्मक कोलोइड। तो अगर AgNO3 ज्यादा हुआ तो भैया Ag प्लस आयनों का अधिशोषण हो जाएगा, Ag प्लस आयनों का अधिशोषण हो जाएगा धनात्मक कोलोइड। तो भैया Ag प्लस आयनों का अधिशोषण हो जाएगा तो धनावेशित कोलोइड, और I- का अधिशोषण हो जाएगा तो ऋणावेशित कोलोइड बनेगा। तो दो चीजें ध्यान रखनी बेटा, अगर KI ज्यादा मात्रा में देखा है तो I- के अधिशोषण के कारण ऋणावेशित कोलोइड बनेगा, और अगर आपको AgNO3 ज्यादा मात्रा में देखा है तो Ag प्लस के अधिशोषण के कारण धनात्मक कोलोइड बनेगा, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से जब गर्म जल के आधिक्य में FeCl3 मिलाओगे, Fe प्लस आयनों के अधिशोषण के कारण धनावेशित जल योजित फेरिक ऑक्साइड बनेगा। मतलब आपको धनावेशित कोलोइड कब मिलेगा, ये तब मिलेगा जब FeCl3 के अंदर गर्म जल का आधिक्य मिलाओगे तो धनावेशित कोलोइड मिलेगा, और इसी FeCl3 के अंदर जब आप NaOH मिलाओगे, OH- मिलाओगे तो आपको ऋणावेशित कोलोइड मिलेगा। ध्यान रखना, अगर FeCl3 को गर्म जल के साथ में मिलाया जाए तो आपको धनावेशित कोलोइड मिलेगा, ये वाला, और अगर आप FeCl3 में NaOH मिलाएंगे, OH- मिलाएंगे, OH- क्या करेगा, इस पर अधिशोषित होकर के ऋणावेशित कोलोइड बनाएगा। क्या बनाएगा, ऋणावेशित कोलोइड, ये ध्यान रखना। क्लियर, चलिए अब कोलोइड कणों की बात करते हैं। देखो कोलोइड कण है, अब कोलोइड कणों पर क्या होता है बेटा, मान लीजिए माइनस आवेश है,
मान लीजिए कोलोइड कणों पर होता है माइनस आवेश, तो भैया कोलोइड कणों पर ये जो पहली परत है ना, इसको हम बोलते हैं स्थायी परत। इसको हम क्या बोलते हैं? स्थायी परत बोलते हैं। और माइनस के बाद कौन सी होगी? मान लो माइनस लिखा है तो ये बाहर की तरफ कौन सी रहेगी? प्लस। ये प्लस वाली परत जो कौन सी होगी? इसको हम बोलेंगे विसरित परत। तो हमेशा ध्यान रखना, कोलोइड कणों के बाहर एक ऋणावेशित परत होती है स्थायी परत, और स्थायी परत के बाहर होती है विसरित परत। क्या होती है? विसरित। जैसे कि आपने कैपेसिटर पढ़ा होगा, कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटर में मान लो आपने यहाँ पे माइनस लिखा है, तो ये पहली लेयर, और इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दोहरी परत। कैपेसिटर के अंदर दोहरी परत होती है ना, तो जैसे कैपेसिटर के अंदर आपको दोहरी परत दिखती है, एक स्थायी परत और दूसरी बाहर माइनस या प्लस, तो यहाँ पर भी एक अंदर वाली स्थायी परत होती है और बाहर वाली विसरित परत होती है। इन दोनों परतों को हम बोलते हैं दोहरी परत, और इस दोहरी परत को हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज दोहरी परत। इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज दोहरी परत। तो इसी के बारे में हमको यहाँ पे बात करनी है। तो कोलोइड कणों पर क्या होता है? कोलोइड कणों के चारों ओर विपरीत आवेश की दो परतों का संयोजन हेल्महोल्ट्ज दोहरी परत कहलाता है। विपरीत आवेश की दो परतें, तो मान लो अगर पहली परत माइनस आवेश की है तो दूसरी परत प्लस आवेश की, विपरीत आवेश की दो परतें, इनको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज दोहरी परत। आधुनिक विचारों के अनुसार आयनों की प्रथम परत दृढ़तापूर्वक बंधी होती है। ये जो पहली परत होती है ना, ये पहली परत बहुत स्थायी होती है और दृढ़तापूर्वक बंधी होती है। दृढ़तापूर्वक बंधी होती है, टाइट होती है, बहुत ज्यादा कठोर रूप से चिपकी होती है, जिसे स्थायी परत कहते हैं। जबकि दूसरी परत जो होती है एक गतिशील होती है, जिसे विसरित परत कहते हैं। चित्र 5.13। तो यार ये आपका चित्र 5.13, यही आपका चित्र 5.13। ठीक है, आवेशों का पृथक्करण विभव का आधार होता है, अतः स्थिर और विसरित भागों पर विपरीत चिन्हों के आवेशों के कारण दोनों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है। अब सीधी सी बात है, अगर माइनस और प्लस आवेश दो विपरीत आवेश अगर होंगे तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा? इसका मतलब यहाँ पर उत्पन्न होगा विभव। इसका मतलब यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा? यहाँ पर एक विभव उत्पन्न होगा। वैसे ही जैसे कि एक संधारित्र में होता है ना, जैसे संधारित्र में यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक विभव उत्पन्न होता है। संधारित्र में प्लस और माइनस इन दोनों परतों के बीच में विभव होता है, वैसे यहाँ पे विभव होता है। और इस विभव को हम क्या बोलते हैं? विद्युत गतिज विभव या जेटा विभव। ये यहाँ पर आपको सारी बातें ध्यान रखनी। अच्छा, अगला है इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद्युत कण संचरण। या देखो एक बात तो क्लियर है कि कोलोइड कणों पर किसी न किसी प्रकार का आवेश है। यदि मैं कोलोइड कणों के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र लगा दूं, क्या लगा दूं? यदि मैं कोलोइड कणों के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र लगा दूं तो निश्चित तौर पर कोलोइड के कण विपरीत आवेश वाले सिरे की तरफ पलायन करने लग जाएंगे। ऐसा समझो, मान लो मैंने यहाँ पर एक नली के अंदर मैंने ले लिया यहाँ पर क्या? कोलोइड ले लिया। चलो मैंने कोलोइड ले लिया, कोलोइड के कण ले लिया, अंदर कोलोइड ले रखा है, कोलोइड। चलो मैंने यहाँ पर लगा दी प्लस वाली छड़ और यहाँ पर मैंने लगा दी माइनस वाली छड़, और कोलोइड कणों पर मान लो प्लस आवेश। चलो मान लेते हैं कोलोइड कणों पर कौन सा आवेश है? प्लस आवेश। कोलोइड कणों पर कौन सा आवेश है? प्लस। कोलोइड कण कौन सा आवेश? धन आवेश। कोलोइड कण मान लो धन आवेश है, तो धन आवेशित कण कहाँ जाएंगे? माइनस वाली छड़ की हो जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। यदि कोलोइड कणों के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए, कोलोइड कणों के चारों तरफ क्या लगा दिया जाए? विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए, तो कोलोइड कण जो वो अपने विपरीत आवेशित सिरे की ओर गति करने लग जाएंगे। बस इसी को बोलते हैं विद्युत कण संचरण। तो कोलोइड कणों पर होता है आवेश, और इस आवेश की उपस्थिति के कारण विद्युत कण संचरण प्रयोग से संपुष्ट होती है। मतलब कि कोलोइड कणों पर आवेश है या नहीं है, इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं? विद्युत कण संचरण। जैसे मान लो अगर मैंने किसी कोलोइड कण को विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया, और मान लो कोलोइड कण जो है वो प्लस सिरे की तरफ जा रहा है, तो प्लस सिरे की तरफ जाएगा अगर कोलोइड कण, तो कोलोइड कण पर आवेश कौन सा? माइनस। तो कोलोइड कण पर कौन सा आवेश है ये पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? विद्युत कण संचरण। अगर कोलोइड कण प्लस आवेश की तरफ जाए, प्लस की तरफ, तो इन पर माइनस आवेश होगा, और अगर ये सारे माइनस की तरफ जाएंगे तो इन पर प्लस आवेश होगा। सिंपल सी बात। तो बस यहाँ पे हम क्या करते हैं? कोलोइड विलीन में दो डूबे हुए प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड, मतलब एक पर प्लस होता है एक पर माइनस होता है, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड। कोलोइड कण जो है एक अथवा दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। देखो कोलोइड के कण जो गमन कर रहे हैं इलेक्ट्रोड की ओर। विद्युत विभव के प्रभाव में कोलोइड कण का संचरण विद्युत कण संचरण, इसी को बोलते हैं विद्युत कण संचरण। अब धनात्मक आवेशित कण है वो कैथोड की ओर। कैथोड का मतलब क्या होता है? ये बताता हूं, एनोड और ये है कैथोड। आपको ये बात पता है विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में कैथोड जो होता है वो माइनस आवेशित है और एनोड जो होता है वो प्लस आवेशित है। अगर कोलोइड कणों पर प्लस आवेशित तो वो माइनस की हो जाएंगे, और अगर कोलोइड कणों पर माइनस आवेशित तो वो प्लस एनोड हो जाएंगे। ध्यान रखना, धनात्मक आवेशित कण कैथोड की हो जाएंगे, तो अगर कणों पर धनात्मक आवेशित कैथोड की हो जाएंगे, जबकि ऋणात्मक आवेशित कण कहां जाएंगे? एनोड की हो जाएंगे। तो ये रहा आपका चित्र 5.1 ख। ठीक है, ये ध्यान रखना। जब किसी उपयुक्त प्रकार के विद्युत कण संचरण अथवा कणों की गति को रोकी जाए तो यह देखा जाता है कि परिक्षेपण माध्यम विद्युत क्षेत्र की गति विद्युत क्षेत्र में गति करता है। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, यदि मान लीजिए यहाँ पे कोलोइड कणों की आप गति को किसी प्रेशर को लगाकर, किसी दाब को लगाकर आप रोकते हो, तो यह जल क्या करेगा? जल अंदर से माध्यम अंदर गति करने लग जाएगा। इसको बोलते हैं विद्युत परासरण। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यदि मान लो ऐसा कुछ किया जाए कि यहाँ पे हम कितना प्रेशर लगा दें कोलोइड कणों की गति तो रुक जाए, लेकिन माध्यम की गति होने लग जाए, जब भी माध्यम की गति होगी, जब भी परिक्षेपण माध्यम विद्युत क्षेत्र में गति करेगा, उसको विद्युत परासरण बोलते हैं, विलायक या माध्यम। अगला है स्कंदन। स्कंदन या अवक्षेपण क्यों होता है? मैंने आपको बताया, अगर आपको स्कंदन करना है तो कोलोइड पर उपस्थित आवेश को क्या कर दो? आवेश को समाप्त कर दो। तो कोलोइड पर उपस्थित आवेश को समाप्त करने की प्रक्रिया को बोलते हैं स्कंदन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? कोलोइड कणों का नीचे बैठ जाना। कोलोइड कण जो है उन पे आवेश समाप्त कर दो, वो नीचे बैठ जाएंगे, स्कंदित हो जाएंगे, इसी को बोलते हैं स्कंदन। क्या बोलते हैं? स्कंदन। अब ये स्कंदन की प्रक्रिया जो है वो द्रव स्नेही सोल में स्कंदन जो है वो निम्नलिखित विद्युत द्वारा होता है। जैसे सबसे पहला विद्युत कण संचरण। सीधी सी बात है, विद्युत कण संचरण करोगे तो क्या होगा? विद्युत कण संचरण करने से ये प्लस आवेश वाले जितने भी कोलोइड कण है वो यहाँ जाएंगे, प्लस आवेश माइनस से मिलेगा, प्लस वाला अगर माइनस से मिलेगा तो आवेश उदासीन हो जाएगा और कण क्या हो जाएंगे? नीचे बैठ जाएंगे। लेकिन ये देखो सीधी सी बात है, अगर कणों का स्कंदन करना है तो कणों पर उपस्थित आवेश जितना भी है उसको खत्म करना होगा। आप अगर विद्युत कण संचरण करोगे ना तो जितने भी प्लस आवेश के कण यहाँ से जाएंगे, प्लस आवेश वाले कण यहाँ से जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे कण और स्कंदन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। विद्युत कण संचरण। दूसरा है दो विपरीत आवेशित सोल को मिश्रित करना। मान लो किसी कोलोइड सोल पर माइनस आवेश है, अगर मैं उसमें प्लस आवेश वाला सोल मिला दूं तो माइनस आवेश वाले सोल को प्लस आवेश वाला सोल उदासीन कर देगा, दोनों के आवेश समाप्त हो जाएंगे और कोलोइड नीचे स्कंदित हो जाएगा। तीसरा क्वथन। उबालने पर मान लो मैं कोलोइड को गर्म करता हूं, उबालता हूं, उबालने से क्या होगा? कोलोइड पर जितनी भी प्लस आवेश की परत है, ये प्लस आवेश की परत इस कोलोइड से यहाँ से हट जाएगी। उबालोगे तो भैया ये वाली जो परत है प्लस आवेश की वो यहाँ से हट जाएगी, और जैसे परत हटेगी तो सीधी सी बात है आवेश होगा हटना, मतलब स्कंदन। क्वथन। तीसरा है विद्युत अपघट्य मिलाकर। सीधी सी बात है, कोलोइड कणों पर आवेश है उसमें विद्युत अपघट्य मिला दो। अगर कोलोइड कणों पर प्लस आवेश है तो विद्युत अपघट्य का माइनस आवेश से वो क्रिया करके अपने आवेश को कोलोइड उदासीन करेगा और वो बैठ जाएगा। इसी के लिए हार्डी शूज ने एक नियम दिया।
इसी बात के लिए हार्डी-शोल्ज ने एक नियम दिया, यदि किसी ऋणावेशित कोलोइड को मुझे स्कंदित करना है, नीचे बिठाना है, तो भैया धनावेशित विद्युत अपघट्य की संयोजकता जितनी ज्यादा होगी, ये जितनी ज्यादा आवेश होगा इसका, उतनी ही उसकी स्पंदन क्षमता ज्यादा होगी। तो मान लो मुझे किसी ऋणावेशित कोलोइड को इसे विद्युत अपघट्य से स्पंदित करना है, तो उस ऋणावेशित कोलोइड में जो आप विद्युत अपघट्य मिला रहे हो, उसमें धनावेश की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा धनावेश होगा, उतना ही कोलोइड कण आसानी से जल्दी से स्कंदित हो जाएगा। और अगर आपको धनावेशित कोलोइड को स्कंदित करना है, तो ऋणावेश की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, वो उतना ही आसानी से धनावेशित कोलोइड को स्कंदित करेगा। ये ध्यान रखना। तो किसी विद्युत अपघट्य की मिलीमोल प्रति लीटर में वह मात्रा जो कि किसी सोल को 2 घंटे में स्कंदित करने के लिए आवश्यक हो। मतलब कि मान लो किसी विद्युत अपघट्य की 25 मिलीमोल प्रति लीटर मात्रा किसी कोलोइड को 2 घंटे में स्कंदित करती है, तो स्कंदन क्षमता कितनी हो जाएगी? 25। मान लो किसी विद्युत अपघट्य की 50 मिलीमोल प्रति लीटर मात्रा किसी कोलोइड को या सोल को 2 घंटे में स्कंदित करती है, तो 50 हो जाएगी स्कंदन क्षमता। मान लो किसी विद्युत अपघट्य की 100 मिलीमोल प्रति लीटर मात्रा किसी कोलोइड को 2 घंटे में स्कंदित करती है, तो उसकी स्कंदन मान हो जाएगा 100 जितनी मिलीमोल प्रति लीटर मात्रा चाहिए स्कंदन करने के लिए 2 घंटे के अंदर, उसे बोलते हैं स्कंदन क्षमता। जितनी कम मात्रा आवश्यकता होगी, उतना ही अधिक उस आयन की स्कंदन शक्ति होगी। अब इसको समझो, जैसे कि मतलब मान लो हम खाना खाते हैं, अब खाना खाने के दौरान मान लीजिए खाने में नमक कम गिरा हुआ है, तो आप मुझे बताओ, हमारे पास 2 कंपनी के नमक पड़े हुए हैं। मैंने क्या किया, मैंने किसी कंपनी का नमक डाला, ठीक है। अब उस कंपनी का नमक मैंने थोड़ा सा डाला और बढ़िया टेस्ट आ गया, तो आप बोलोगे हाँ भाई ये नमक तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा यूज किया और मुझे बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है। और एक दूसरा नमक है जिसको आप खाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो, तब जाकर के उसमें थोड़ा खारापन आता है। तो भैया हमारे लिए बेस्ट नमक कौन सा होगा? थोड़ा सा इस्तेमाल किया लेकिन बढ़िया खारा हो गया। तो यहाँ पर भी सही होता है, अगर आपको स्कंदन करना है तो थोड़ी सी मात्रा अगर किसी विद्युत अपघट्य की मिलान से स्कंदन हो जाए, तो वो हो जाएगा बेस्ट विद्युत अपघट्य, बेस्ट स्कंदन क्षमता वाला विद्युत अपघट्य। मान लो एबीसी, ए की स्कंदन क्षमता मान लो 25 है, बी की मान लो 50 है, और सी के लिए स्कंदन मान कितना 100। जिसके लिए स्कंदन मान सबसे कम है, इसका मतलब उसके उतने ही कम मिलीमोल प्रति लीटर, उसकी उतनी ही कम मात्रा का इस्तेमाल करके आप क्या कर रहे हो, कोलोइड को स्कंदित कर रहे हो, तो ये हो जाएगा बेस्ट, इसकी स्कंदन क्षमता हो जाएगी सबसे ज्यादा। द्रवरागी सोल का स्कंदन। अब आते हैं द्रवरागी सोल के स्कंदन पे। द्रवरागी सोल का स्थायित्व जो होता है वो 2 कारकों के कारण होता है। देखो द्रवरागी सोल में भी स्थायित्व जो होता है वो 2 कारकों के कारण होता है। अभी तक हमने जिसका स्कंदन पढ़ा वो द्रव विरागी सोल का स्कंदन था, जिसमें हम क्या देखते हैं, कोलोइड पर कोई ना कोई आवेश होता है। लेकिन द्रवरागी सोल में क्या होता है, कोलोइड पर आवेश तो होता ही होता है, और यहाँ पर होती है जल योजन परत या जल योजित परत। तो पहले तो कोलोइड कणों पर क्या होती है, आवेश की परत होती है, और इन आवेश की परत पर एक जल की परत भी होती है, जल की परत भी होती है। तो आवेश की परत पर अगर जल की परत आपको दिख जाए तो ये द्रवरागी सोल है। तो द्रवरागी सोल का जो स्थायित्व है वो 2 कारणों से होता है। एक तो पहली परत आवेश परत के कारण, और दूसरा जल योजित परत के कारण। द्रवरागी सोल का स्थायित्व जो है 2 कारणों से होता है, कोलोइड कणों पर आवेश के कारण और उनका विलायक योजन जल योजन के कारण। तो पहले आवेश परत है और दूसरी विलायक योजन या जल योजित परत। जब ये दोनों कारक हटा दिए जाते हैं तो द्रवरागी सोल को स्कंदित कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मुझे सोल को स्कंदित करना है तो पहले तो मुझे ये जल योजित परत को हटाना पड़ेगा, और फिर मुझे ये आवेश परत जो है इसको भी हटाना पड़ेगा। जैसे ही दोनों हटा दूंगा स्कंदित हो जाएगा। ऐसा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, विद्युत अपघट्य मिलाता हूँ। विद्युत अपघट्य क्या करता है, आवेश परत को हटाता है, और दूसरा उपयुक्त विलायक मिलाता है। अगर आप उपयुक्त विलायक मिलाओगे तो ये जल योजित परत यहाँ से हट जाएगी। जब द्रवरागी सोल में अल्कोहल या एसीटोन जैसे विलायक मिला जाते हैं तो परिक्षिप्त प्रावस्था का निर्जलीकरण होता है। मतलब कि जैसे आप एसीटोन अल्कोहल मिलाओगे, ये जल योजित परत जो है, विलायक योजित परत जो है, ये हट जाएगी, क्योंकि जल को कौन गायब करता है, अल्कोहल, और जो विद्युत अपघट्य है वो इस आवेश को गायब कर देगा। ठीक है, इस परिस्थिति में विद्युत अपघट्य की कम मात्रा से भी स्कंदन हो जाता है। अब आता है कोलोइडों का रक्षण। कोलोइडों का रक्षण मतलब कि अगर कोलोइड को स्कंदित होने से बचाना है, उसको बचाने के लिए हमको क्या करनी है, रक्षण। तो रक्षण का मतलब कोलोइडों को स्कंदित होने से बचाना, स्कंदित होने से बचाना। द्रवरागी और द्रवविरागी सोल की तुलना में अधिक स्थायी। एक बात ध्यान रखना, द्रवरागी सोल जो है वो ज्यादा स्थायी होते हैं द्रवविरागी तुलना में, पढ़ रखा है हमने। इसका कारण है क्योंकि इनके कोलोइड में विलायक योजन होता है, अर्थात कोलोइड के कणों पर जिस द्रव में परिक्षिप्त होते हैं उससे आच्छादित होते हैं। द्रवरागी सोल ज्यादा स्थायी द्रवविरागी सोल से, क्यों? क्योंकि द्रवरागी सोल के कणों पर जल योजन की परत होती है। द्रवरागी कोलोइड में द्रवविरागी कोलोइड के रक्षण का अद्वितीय गुणधर्म होता है। जब द्रवरागी सोल को द्रवविरागी सोल में मिला जाता है, मतलब द्रवविरागी सोल को अगर बचाना है स्कंदित होने से, उनकी रक्षा करनी है स्कंदन से, तो उसमें क्या मिला दो, द्रवरागी सोल मिला दो। द्रवरागी कण द्रवविरागी सोल के चारों ओर एक परत बना लेंगे, इस प्रकार विद्युत अपघट्य से रक्षा करते हैं। इसी को हम बोलते हैं रक्षी कोलोइड। तो ये हमारे जो भी द्रवविरागी कोलोइड, ये है मान लो द्रवविरागी कोलोइड। द्रवविरागी कोलोइड के चारों तरफ हम क्या करते हैं, हम किसी विलायक को इसमें मिलाते हैं, इसके चारों तरफ आ जाती है विलायक की परत। हम द्रव रक्षी, ये है आपका द्रव रक्षी कोलोइड, ये है आपका कोलोइड कण, ये है आपका द्रवविरागी कोलोइड। इस द्रवविरागी कोलोइड पर हमने किसकी, द्रव रक्षी कोलोइड, जो भी द्रवरागी कोलोइड उसको मिला दिया। द्रवरागी कोलोइड इसके ऊपर आ जाएगा, इसकी रक्षा कर लेगा, पद बना लेगा। और ये जो द्रवरक्षी कोलोइड, द्रवरागी कोलोइड है, इसको हम बोलते हैं भैया रक्षी कोलोइड भी बोलते हैं। तो अगर द्रवविरागी कोलोइड की रक्षा करनी है स्कंदन से, तो भैया उसमें क्या मिला दो, द्रवरागी कोलोइड मिला दो, जिससे उसकी रक्षा कर लेगा। ठीक है, चल अब हम बात करते हैं इमल्शन की। इमल्शन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इमल्शन का मतलब द्रव कोलोइड निकाल, द्रव में द्रव परिक्षिप्त हो तो इसको इमल्शन बोलते हैं। सूक्ष्म विभाजित द्रव की बूंदों का दूसरे द्रव में परिक्षेपण होता है। जब 2 अमिश्रणीय या आंशिक मिश्रणीय द्रवों के मिश्रण को मिलाया जाता है तो एक द्रव दूसरे में परिक्षिप्त होकर के आपको इमल्शन प्राप्त करवाता है। इमल्शन का मतलब सिंपल है, द्रव का द्रव में कोलोइड। तो भाई एक तो तेल का जल में कोलोइड और दूसरा है जल का तेल में कोलोइड। तो अगर तेल जल में घुला हो तो ऑयल इन वाटर, और अगर जल तेल में घुला हो तो वाटर इन ऑयल। तेल जल में घुला हो तो ऑयल इन वाटर, और जल तेल में घुला हो तो वाटर इन ऑयल। ठीक है, प्रथम निकाय में जल परिक्षेपण माध्यम की प्रकार करता है। इस प्रकार की इमल्शन का उदाहरण है दूध और वेनिशिंग क्रीम। मतलब कि पहला क्या है, ऑयल इन वाटर, तेल किसमें, पानी में। तेल को अगर पानी में मिलाना है तो इस प्रकार के कोलोइड का एग्जांपल क्या है, दूध और वेनिशिंग क्रीम। इसका एग्जांपल है दूध, वेनिशिंग क्रीम। दूध में द्रव वसा जल में परिक्षिप्त होता है। मतलब कि यहाँ पर वाटर क्या है, यहाँ पे परिक्षिप्त माध्यम क्या है, वाटर क्या है, परिक्षिप्त माध्यम, और ऑयल क्या है, मतलब कि ऑयल क्या है, ऑयल मतलब कि फैट है ना, ये क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था। ऑयल है परिक्षिप्त प्रावस्था, वाटर है परिक्षिप्त माध्यम। तो दूध और वेनिशिंग क्रीम में ऐसा ही होता है, दूध के अंदर ऑयल जो होता है परिक्षिप्त प्रावस्था है, वाटर है वो माध्यम है। दूसरे प्रकार का एग्जांपल क्या है, दूसरा है आपका वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल में कौन होता है भैया, इसमें होता है आपका मक्खन और क्रीम।
मक्खन और क्रीम, ये हो जाएगा आपका परिक्षिप्त प्रावस्था और ये हो जाएगा आपका परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम, मक्खन और क्रीम, इसका एग्जांपल क्या है? मक्खन और क्रीम। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इमल्शन में समस्या क्या बता आपको, तेल को वाटर में मिलाओ या वाटर को तेल में मिलाओ, दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, दोनों एक दूसरे के नजदीक नहीं आते। अब दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाने वाला जो एजेंट है, जो पदार्थ है, उसको हम बोलते हैं पाइसी कर्मक। पाइसी कर्मक एक ऐसा पदार्थ है जो कि तेल को पानी के नजदीक लाता है, घोलने का काम करता है। तेल और जल जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, एक दूसरे में घुलते नहीं, इसलिए कभी कभी इन दोनों को आप रख दोगे, मतलब कि आप इन दोनों के मिश्रण को आप रख दोगे, दोनों की सेपरेट लेयर बन जाएगी। तो अगर आपको इसको स्थायी बनाना है, तेल को जल के साथ में मिलाकर रखना है, तो आपको एक तीसरा घटक पाइसी कर्मक मिलाना पड़ेगा। जैसे कि दूध, दूध में तेल और पानी दोनों एक दूसरे के नजदीक क्यों आते हैं? क्योंकि वहां पे प्रोटीन होता है, केजिन प्रोटीन, वो वहां पर उसको पाइसी कर्मक का काम करता है। तो पाइसी कर्मक क्या करता है? माध्यम और जो परिक्षेपित प्रावस्था है, निलंबित कण, उनके मध्य एक अंतरापृष्ठीय फिल्म बनाता है, दोनों को नजदीक लाने का काम करता है। तेल और जल के अंदर ऑयल इन वाटर इमल्शन के लिए पाइसी कर्मक कौन है? प्रोटीन, गोंद, प्राकृतिक और संश्लेषित साबुत। मैंने आपसे बात बोली थी ना कि दूध के अंदर, मैंने आपसे बात बोली थी, दूध के अंदर जो केजिन प्रोटीन होता है वो पाइसी कर्मक का काम करता है। दूध के अंदर केजिन प्रोटीन जो है, केजिन प्रोटीन पाइसी कर्मक का कार्य करता है, ऑयल और वाटर को एक दूसरे के नजदीक लाता है। जबकि वाटर इन ऑयल वाला जो है मक्खन और क्रीम, उसमें वसी अम्लों के भारी धातु लवण, लंबी श्रृंखला के अल्कोहल, काजल आदि में पाइसी कर्मक का कार्य करता है। तो ये है भैया इमल्शन की पूरी कहानी जो थी आपको सुनाई। चलो, इमल्शन को परिक्षेपण माध्यम किसी मात्रा में तनु किया जाता है, जिसको दूसरी ओर परिक्षिप्त द्रव में मिश्रित किया जाता है। यह एक दूसरे पर पड़ते हैं, तो बिंदु बताया, ये सब पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, इसमें सच कोई खास बात दे नहीं रखी है। हमारे चारों ओर कोलोइड, वैसे तो ये भी आपको पढ़ना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूं कि भैया इसमें क्या क्या है। ये बता रहा है कि भैया कोलोइड हमारी दुनिया में कहां-कहां पाए जाते हैं, इनका हमारी जिंदगी में कहां इस्तेमाल है। तो भैया जैसे कि आकाश का नीला रंग, आकाश का जो नीला रंग है वो प्रकीर्णन के कारण है, पता है ना, धूल के कारण है। तो भैया ये कोलोइड है, धूल के कणों के प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन मतलब कि प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। कोहरा, धुंध, बरसात, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। खाद्य सामग्री, जितनी भी खाद्य सामग्री है, मैंने क्या बोला, दूध, क्रीम, मक्खन, ये सब क्या है? खाद्य सामग्री, ये एक प्रकार की कोलोइड है। दूध, मक्खन, हलवा, आइसक्रीम, ये सब क्या है? कोलोइड है। रुधिर, मैंने बोला ब्लड, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कैसा कोलोइड? धनात्मक आवेशित, एल्बुमिन का कोलोइड होता है। मृदा, मिट्टियां, मिट्टियां एक प्रकार की ऋणात्मक आवेशित कोलोइड है। डेल्टा बनाना, डेल्टा क्या होता है ना, नदियों का पानी जब सागर में जाकर के मिलता है, तो आपको पता है कि नदियों के पानी में गंदी मिट्टी जो होती है वो भी बह करके जाती है। तो होगा क्या कि नदियों के पानी में होती है भैया गंदी मिट्टी, मतलब कि मिट्टी जो होती है वो ऋणावेशित क्लोराइड है। तो गंदी मिट्टी जो कि ऋणावेशित क्लोराइड है, वो ऋणावेशित क्लोराइड सागर में जाकर के मिलने को तैयार है। तो सागर से वो जिस बिंदु पर जाकर के मिलेगी, वहां पर सागर और समुद्र में उपस्थित होते हैं विद्युत अपघटन, लवण उपस्थित होते हैं, NaCl वगैरह उपस्थित होते हैं। तो NaCl क्या करेगा? नदी से आने वाली जो ऋणावेशित क्लोराइड वाली जो मिट्टी है, उसको क्या करेगा? जिस जगह पर नदी और जिस जगह पर समुद्र मिलते हैं, वहां पर उसको अवशोषित कर देगा। ऐसा समझो, ऐसा समझो, मान लो ये नदी है, ठीक है, नदी यहाँ पे बह करके आ रही है, इसमें यहाँ पे मिट्टी है, क्या भैया? मिट्टी। मिट्टी में कौन सा क्लोराइड? नेगेटिव। अब यहाँ पे आपका है समुद्र, ये है आपका समुद्र, नदी और समुद्र, इन दोनों का पानी यहाँ कहीं मिल रहा है, यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मिल रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। अब होगा क्या? समुद्र में क्या है? लवण, NaCl। मैंने आपसे क्या बात बोली थी कि कोलोइड में अगर आप विद्युत अपघट्य डालोगे, तो ये विद्युत अपघट्य इस कोलोइड का क्या करेगा? अवक्षेपण करेगा, स्कंदन करेगा। इस पर जो भी आवेश उपस्थित है, वो आवेश इसके धनावेश के साथ मिलकर के उदासीन हो जाएगा, और यहाँ पे सारी सारी मिट्टी जो होगी वो यहीं रुक जाएगी, जम जाएगी। इसीलिए आप देखना, जहां पर जिस भी स्थान पर नदी समुद्र से जाकर के मिलती है ना, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर बड़े बड़े डेल्टा बन जाते हैं, मिट्टियों के ठेले बन जाते हैं, ठेले ठेले जो भी मिट्टियों के ठेले बन जाते हैं, मतलब इकट्ठी हो जाती है, इसी को बोलते हैं बेटा डेल्टा। तो ये डेल्टा का निर्माण भी एक प्रकार की कोलोइड एप्लीकेशन। अब कोलोइड के अनुप्रयोग की बात करेंगे, ठीक है। धूम्र का विद्युतीय अवक्षेपण, अब इसमें क्या होता है, जितने भी कल कारखाने हैं, जो भी कारखाने वगैरह हैं, जहाँ पे चिमनियां, धुआं वगैरह निकलता है, अब तो सीधी सी बात है, कारखानों से निकलने वाला जितना भी धुआं है, धुआं, धूल, मिट्टी में कोलोइड है एक प्रकार का। अब मान लो कारखानों से निकलने वाला धुआं सीधा वातावरण में जाकर के अगर मिलता है, तो हमारे वातावरण को दूषित करेगा, प्रदूषित करेगा, गंदा करेगा। तो हम क्या करते हैं भैया, जितनी भी कारखानों की चिमनियां हैं, जिन चिमनियों से धुआं बाहर निकलता है, उन चिमनियों पे यहाँ पे हम लगाते हैं एक इलेक्ट्रोड, धातु की छड़ लगा दी, जिसको हमने ये इलेक्ट्रोड बैटरी से जोड़ रखा है। अब होगा कि जब भी धुआं यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, धुएं पर होता है कोई ना कोई आवेश, कोलोइड है। इस आवेश को यहाँ पे जो भी प्लस आवेश वाली धातु की छड़ होगी, कोलोइड कण इस प्लस से मिलेंगे, कोलोइड के माइनस कण इस प्लस से मिलेंगे, इनके बीच में होगा अवक्षेपण, मतलब स्कंदन की प्रक्रिया, जिससे जितने भी धूल के कण हैं वो बाहर निकलने की जगह यहीं नीचे बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे बैठ जाएंगे, स्कंदन हो गया, स्कंदन में तो कोलोइड कण नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी अब प्रदूषित गैस बाहर निकलेगी, वो प्रदूषित धूल कणों से रहित होगी, क्योंकि जितने भी धूल कण थे वो सारे नीचे बैठ चुके, तो साफ होकर के गैस निकलेगी। तो देख सकते हो 30,000 वोल्ट का झटका यहाँ पे हुआ। इस यंत्र को हम बोलते हैं कॉट्रेल धूम्र अवक्षेपक। ये हर कारखाने के अंदर आपको मोस्टली कारखाने में मिल जाता है। पेयजल का शुद्धिकरण, अरे भैया फिटकरी जो होती है, आप देखो पानी में फिटकरी डालते हो, फिटकरी एक प्रकार का लवण है, विद्युत अपघट्य है, वो हमारे पानी में उपस्थित मिट्टी के नेगेटिव ऋणावेशित कोलोइड को नीचे की तरफ खींच करके स्कंदित कर देगी, बैठा देगी, तो शुद्धिकरण। औषधियां, अरे भैया औषधियां भी क्या करती हैं? कोलोइड की तरह कार्य करती है, क्योंकि औषधियों में जितने भी विद्युत अपघट्य सॉल्ट होते हैं, लवण होते हैं, वो हमारे, मान लो कहीं पर चोट लगी, कट लगा, अब मान लो मुझे कहीं कट लग गया, अब कट लगा, ब्लड निकलेगा, खून निकलेगा, ब्लड जो होता है वो धनावेशित कोलोइड है, औषधियों के अंदर कुछ ना कुछ लवण होंगे, वो लवण क्या करेंगे? ब्लड को क्या करेंगे? स्कंदित करेंगे, थक्का जमाएंगे। तो यहाँ औषधियां। चर्म शोधन, आपको पता है कि हमारे घरों में चमड़ा बहुत जगह पर इस्तेमाल होता है। तो चमड़ा जो हमको जानवरों से प्राप्त होता है ना, वो चमड़ा बहुत ही नरम और कम उपयोगी होता है, उसका ज्यादा उपयोग नहीं हो सकता। चमड़ा भी एक प्रकार का कोलोइड है। उस कोलोइड को अगर मैं स्कंदित कर देता हूं चमड़े वाले को, वह चमड़ा हो जाएगा कठोर। तो यही यहाँ पे पशु की खाल जो कोलोइड प्रकृति है, जब खाल पर धनात्मक आवेशित कण होते हैं, तो इसे टेनिन में भिगो भिगोकर धोया जाता है, जिस पर ऋणात्मक आवेशित वाले कोलोइड होते हैं, परस्पर ऋणात्मक आवेश इस धनात्मक से मिलेगा, स्कंदन करेगा, और जो चमड़ा है पशु का, जो चमड़ा हम इस्तेमाल करने वाले, वो कठोर हो जाएगा। साबुन और मार्जक, साबुन की आपकी क्रिया मैंने बताया कि मिजेल, सहचरी कोलोइड। फोटोग्राफिक प्लेटों में हमारे फोटोग्राफिक जो नेगेटिव रे, उस नेगेटिव रे में जो इमेज बन रही है, उसमें कहीं ना कहीं कोलोइड का भी इस्तेमाल है। रबर उद्योग, लेटेक्स वगैरह, तो लेटेक्स जो है रबर के ऋणात्मक आवेशित कोलोइड का, ऋणात्मक आवेशित कणों का कोलोइड है। तो रबर के निर्माण में हम जिस लेटेक्स की बात करें, वो लेटेक्स क्या है? ऋणात्मक आवेशित कणों का कोलोइड है।
रबर को लेटेक्स के स्कंदन से प्राप्त किया था, मतलब कि रबर के निर्माण में हम जिस लेटेक्स को की बात करते हैं वो लेटेक्स क्या है, ऋणात्मक आवेशित कण। इस ऋणात्मक आवेशित कण लेटेक्स को हम क्या करते हैं, स्कंदन करके हम रबर को प्राप्त करते हैं। और लास्ट है औद्योगिक उत्पाद, पेंट, स्याही, संश्लेषित प्लास्टिक, प्लास्टिक रबर, ग्रेफाइट आदि सभी में कोलोइड के विलयन होते हैं। ये है भैया पूरी कहानी जो थी आपको सुनानी। आपका सरफेस केमिस्ट्री हो गया समाप्त। अब हम देखेंगे अगली क्लास में इसके पीवाईक्यूज, पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन। चलिए उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार क्विज के क्वेश्चन। कोलोइड में कौन सा गुणधर्म होता है? ब्राउनियन मोशन, टिंडल इफेक्ट, कलर और सभी। चलिए दूसरे क्वेश्चन कहते हैं टिंडल प्रभाव का कारण क्या है? प्रकीर्णन, अवशोषण, अधिशोषण या कोई नहीं। चलिए पहले क्वेश्चन कोलोइड में कौन कौन से गुण हैं? ब्राउनियन मोशन, टिंडल इफेक्ट, सारे होते हैं कोलोइड में, तो सारी गुण हैं। टिंडल प्रभाव का कारण क्या है? टिंडल प्रकीर्णन के कारण होता है, बिल्कुल प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए तो आज हमने क्या, हमने कोलोइड को कंप्लीट कर लिया, इमल्शन भी देखा, पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा। अगली क्लास में हम पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे। चलिए बच्चों आज के इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।